दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतिम भाग विविध प्रश्नों के भाग 4 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में जीव विज्ञान से संबंधित विविध प्रश्नों का अंतिम भाग। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो उत्तर है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी जे.सी. बोस। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने खोज की कि सभी पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की भांति प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन। तो याद कर लीजिए, शीत भंडारों में जो फल और साग सब्जियां हैं इनका अपघटन धीमा हो जाता है और कोल्ड स्टोरेज में फलों और साग सब्जियों के अपघटन यानी डीकम्पोजिशन क्रिया धीमी हो जाती है। इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडारों में इन्हें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखकर परिरक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं किंतु उनकी सक्रियता कम हो जाती है। अगला है कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, ऊंट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबड़ होता है। ये कुबड़ चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है, जिसका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं और एक बार में ये कई गैलन जल पी सकता है और इस जंतु में सांस लेने की दर धीमी होती है। अगला प्रश्न है, कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता है? तो सूअर है। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे यानी फाइबर को अच्छी तरह नहीं पचा सकता है, जबकि बकरी, गाय और हाथी ये जो हैं ऐसे रोमंथी स्तनी हैं जिनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम का स्रावण करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जान लीजिए दोस्तों कि सूअर जो है रेशे को नहीं पचा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए कि फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट डाक टिकट संग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, फिलाटेलिस्ट डाक टिकट का संग्रह करता है। जीव अंतःक्षेपक होता है क्या? तो उत्तर है जीव अंतःक्षेपक वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है, जिसमें बिना किसी पीड़ा के औषधियों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो वेबस्टर इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं और मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस उत्तरदायी होने की बात कही थी। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया और इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? तो सही उत्तर ल्यूवेनहॉक ने। दोस्तों, ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 में अपने बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो सही उत्तर एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी। दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने 1796 में सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। दोस्तों, इनको इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो उत्तर है पोलियो के टीके की खोज के लिए जोनास साल्क को जाना जाता है। ये एक अमेरिकन चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अर्बर और स्मिथ इन्होंने अंतः आकेंद्रण का पता लगाया था। फील्डमैन ने एग्रोबैक्टीरियम यानी टीडीएनए युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मूलिस ने
पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया और टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया था। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, फ्रांसिस कोलिन्स मानव जीनोम मानचित्रण बिल्कुल सही है, सर्जी ब्रिन गूगल खोज इंजन सही है और जिमी वेल्स विकिपीडिया सही है। तो यहाँ पर तीनों ही युग्म आपके सही हैं, 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिकी चिकित्सा और जीन विज्ञानी फ्रांसिस कोलिन्स व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज और मानव जीनोम के चित्रण के लिए नेतृत्व के लिए विख्यात रहे हैं। सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की। जिमी डोनल वेल्स ये विकिपीडिया के जनक हैं। तीनों ही युग्म आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया। तो सही उत्तर है डेविस ने। दोस्तों, परिवर्तित या प्रवर्तित किया था। इरोजन साइकिल को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया। मृदा अपर्दन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, ये कृषि के लिए हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफ़ी भाग मृदा अपर्दन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें। तो उत्तर है, पौधों की वृद्धि दर नापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर मेस्तीजो, ऑप्शन बी सही उत्तर है। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को मेस्तीजो कहा जाता है। मेस्तीजो रोमन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ मिश्रित होता है। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है कैसे। पोटेशियम आर्गन विधि, कार्बन 14, RASI विधि या यूरेनियम लेड विधि। तो सही उत्तर यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि द्वारा जो है सबसे प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म मृत पेड़ पौधों आयु के आंकन किया जाता है। कार्बन डेटिंग किसकी आयु के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। तो उत्तर है जीवाश्म के। अगला प्रश्न है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है कैसे। तो इसमें वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर। दोस्तों याद रखिएगा, वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर जो है वृक्षों की एज निर्धारित की जाती है। प्रत्येक वार्षिक वलय वृद्धि वलय 1 वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, मिट्टी की प्रजातियों से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। बिल्कुल है। मृत्तिका में रंध्राक्रास बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो ये गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। गलत है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और मक्षियों पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तितलियां खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण या निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। ये बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। तो ये है इकोर्निया। इकोर्निया एक जलीय पुष्पी पादप है। ये विश्व की सर्वाधिक समस्याग्रस्त जलीय घास फूस है जो मूलतः अमेजन में पाई जाती है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है किसके। तो उत्तर है भेड़ के। दोस्तों, यकृत कृमि या लीवर फ्लूक भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है जो संघ प्लेटी हेलमिंथेज के अंतर्गत आता है। इसका जीवन वृत्त बहुत जटिल और द्विपोषपदी होता है जिसका द्वितीयक पोषक घोंघा है। यकृत कृमि एक द्विलिंगी जंतु है जिसमें पर निषेचन होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर है कोशिका दीवार। कोशिका दीवार या सेल वॉल की संरचना, उसके अवयव और उसकी कार्यप्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं से अलग करती है। अगला प्रश्न है, बेला संगमों में एक रंजित फ्लैगेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं, ये पुष्पपुंज क्या कहलाते हैं? तो उत्तर है लाल ज्वार। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों कि जो महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप जान लीजिए कि लाल ज्वार बेला संगम, देखिए बेला संगम के जल में मौजूद विशेष शैवाल डाइनोफ्लैगेलेट की संख्या में अतिशय वृद्धि के कारण जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है। इससे उत्पन्न पुष्पपुंज को रेड टाइड या लाल ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन हैं, साधारण नीलहरित शैवाल स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों और महासागरों दोनों में पाए जाते हैं, सही नहीं है। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, तो केवल और केवल दो, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पोन्ड सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि ये तालाब में अक्सर देखा जाता है। ये बहुत तेज़ी से विकसित होता है, इसलिए कुछ समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। स्पाइरोगायरा मुख्यतः स्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिस मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। और गिरगिट एक सरीसृप जंतु है जिसकी आँख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आँख से आगे की ओर और दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा ये आवश्यकता अनुसार अपने शरीर की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। अगला प्रश्न है, कवक मूली यानी माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन के उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है? सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, बिल्कुल सही। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, सही है। और रोगग्रस्तता से प्रतिरोधकता आ जाती है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी यानी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? तो क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ की बहाली में। दोस्तों जैव शैल प्रौद्योगिकी या बायोरॉक टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके अंतर्गत समुद्री जल में सुरक्षित स्तर की कम वोल्टेज वाली विद्युत धाराओं को प्रवाहित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप समुद्री जल में घुलित विभिन्न खनिज और लवण क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और प्रवाल भित्तियों की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो इस तकनीकी का सहायता से क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पादपालय यानी फाइटोट्रॉन एक सुविधा है किसके लिए? तो उत्तर है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए। पादपालय यानी फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने की एक सुविधा है। अगला प्रश्न है, पॉली हाउस का उपयोग किया जा सकता है? तो सही उत्तर पॉली हाउस का उपयोग दोस्तों ये पौधों के उगाने के लिए किया जाता है। और ये जो है एक सुरक्षात्मक छाया है जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। और पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज गर्मी, धूप, ओलों, तेज हवाओं आदि से सुरक्षित रहती हैं। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो उत्तर है खरगोश से। अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो शसक यानी खरगोश की एक प्रजाति से। अगला है कि कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फ्लोरोसेंसस, बायोल्यूमिनेसेंस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों बायो एल्यूमिनेसेंस। देखिए समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव और कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं
प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को जीवदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइम और प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का उपयोग हुआ है, जिसके लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है अधिक उर्वर और अधिक पानी। अधिक उर्वरक और अधिक पानी से जो है हरित क्रांति सफल हुई है और इसके प्रयोग से फसलों में अधिक वृद्धि हुई है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने 1968 में किया था और नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के प्रोत्साहन और प्रेरणा से श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादक किस्में उपलब्ध कराने का ये कार्यक्रम अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए। हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध और दूध उत्पादन से, पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और नीली क्रांति मत्स्य और एक्वाकल्चर से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 4 1 3 यहाँ मिलान करिए। 2 4 1 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन था? तो उत्तर है मैक्सिकन गेहूं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। हरित क्रांति जो है भारत में 1970 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग के द्वारा कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसका श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। इसमें मुख्यतः पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलाग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। अगला प्रश्न है, धान के पौध उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी कहाँ पर? तो उत्तर है फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? तो ये है जया। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो सही उत्तर पत्ता या पर्ण। दोस्तों, पौधों में फूल बनने का उद्दीपन पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो सही उत्तर गैम्बूसिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, गैम्बूसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। ये मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती हैं और गैम्बूसिया फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे और लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे हुए जीव, हाइड्रिला पौधा इत्यादि हैं। 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी ये मछली मच्छर के अंडे और लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है। अगला प्रश्न है, तालाबों और कुओं में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है गैम्बूसिया फिश। अगला प्रश्न है, सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? आपको बताना है। एंटीबॉडीज, वैक्सीन, सीरम या निस्पंदित हो सकने वाले वायरस? तो सही उत्तर एंटीबॉडीज। दोस्तों, शरीर में सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं और शरीर में लिम्फोसाइट से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। विद्यमान भौतिक और बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग बिल्कुल सही है। नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास सही है। प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने के लिए पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास सही है और बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन, तो ये भी सही है। दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर आपका सभी चारों हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तंबाकू और इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही उत्तर भूटान हो जाएगा। दिसंबर 2004 में तंबाकू और इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वाला भूटान दुनिया का पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति।
तो सही उत्तर मंगल है। हाल में साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। इसके पूर्व शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को खोजने का दावा किया था। अगला प्रश्न है सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है, आपको बताना है। तो उत्तर है प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया। दोस्तों सहज प्रणाली मुख्यतः तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। ये सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वो कौन सा पदार्थ है? तो यहाँ पर टीवा TIVA इसमें से सभी गलत हैं क्योंकि टीवा का पूरा नाम टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया है। इसका उपयोग प्रायः शल्य चिकित्सकों द्वारा रोगियों के निश्चेतन में किया जाता है। इसमें से कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है क्या? हाइपोथेसिस, इंटेलिजेंस, ज्ञान या कोई नहीं। तो सही उत्तर ज्ञान, ऑप्शन सी। अक्सर ज्ञान को द जस्टिफाइड बिलीफ कहा जाता है और प्लेटो के ज्ञान मीमांसी सूत्रीकरण के अनुसार ज्ञान ही सच्चा न्यायोचित विश्वास है। इसलिए हम केवल इस बात पर जोर दे सकते हैं कि एक विश्वास एक ज्ञान है यदि उसे उचित ठहराया जा सके तो ये सच हो जाता है। अगला प्रश्न है ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है अर्थगत स्मृति। दोस्तों आप जान लीजिए वह ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है उसे अर्थगत स्मृति कहा जाता है क्योंकि अर्थगत स्मृति वह है जो मनुष्य को उसकी बाल्यावस्था में विभिन्न तथ्यों को स्मरण करने में सहायक होती है। इसलिए ये स्मृति विद्यालय से प्राप्त ज्ञान से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है चिंतन। दोस्तों सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक क्रिया को थिंकिंग या चिंतन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी बात के बारे में सतर्कतापूर्वक विचार करता है और विभिन्न संदर्भों के परस्पर संबंधों को जोड़ते हुए किसी तथ्य पर अपनी समझ बनाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने संपूर्ण सामान्य विज्ञान जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का पाठ है, उन सबको हमने जो है घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में कवर कर लिया और इसके द्वारा आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे UPSC यानी IAS, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, RO, राजस्थान, बिहार, MPPCS, छत्तीसगढ़ PCS आदि में पूछे गए हैं और ये प्रश्न रिवीजन के साथ साथ आपकी तैयारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।